गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सम्माननीय अतिरिक्त सचिव महोदय सर डॉक्टर सुधांशु सक्सेना सर से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। सम्माननीय अतिरिक्त सचिव महोदय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्माननीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया, सम्माननीय उप सचिव महोदय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर दतिया, पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्यगण, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लॉ स्टूडेंट्स एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं, आप सभी का मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब प्रोग्राम न्याय आपके द्वार में हार्दिक स्वागत है। न्याय आपके द्वार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ की गई एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जिले से सीधे जुड़कर उस जिले से संबंधित कानूनी मुद्दे, समस्या इत्यादि पर चर्चा की जाती है तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य YouTube के माध्यम से अधिक लोगों तक जुड़कर विधिक जागरूकता बढ़ाना तथा मन में आने वाले कानूनी प्रश्नों का समाधान करना है। इसी श्रृंखला में आज हम दतिया जिले के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं दतिया जिले के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा। जिला दतिया उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन शहर है। लगभग 2900 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ दतिया जिले की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 7,86,000 है। दतिया जिला बुंदेला राजपूतों के शासनकाल का एक महान ऐतिहासिक महत्व का शहर रहा है तथा इसके साथ साथ ये धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। ऐतिहासिक दृष्टि से दतिया के प्रमुख स्थानों में वीर सिंह पैलेस, राजगढ़ पैलेस इत्यादि हैं। जहां एक और दतिया के महल वास्तुकला की बुंदेलखंड शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थानों में पीताम्बरा पीठ, देश की प्रसिद्ध शक्तिपीठ यहाँ स्थित है। सोनागिर जैन धर्म के लोगों का पवित्र स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। दतिया जिले के साथ आज हम एक ऐसे विषय पर आप सब के साथ चर्चा करने वाले हैं जो कि न्याय प्रक्रिया में लोगों को स्वयं की इच्छा से जुड़कर पारस्परिक समझौता कर विवाद को त्वरित सुलझाना। आज के कार्यक्रम का विषय लोक अदालत एवं उससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु है। इस विषय पर जुड़े प्रमुख कानूनी बिंदुओं के बारे में विस्तृत चर्चा उप सचिव महोदय द्वारा की जाएगी एवं प्रतिभागियों के प्रश्न को भी लिया जाएगा। ओपन इंटरेक्टिव सेशन भी होगा जिसमें अतिरिक्त सचिव महोदय और उप सचिव महोदय द्वारा आपके प्रश्नों का आज हम पीपल्स कोर्ट, लोगों की अदालत यानी लोक अदालत की बात कर रहे हैं। किसी भी देश के विकास में लोगों तक न्याय की सुलभ पहुंच सुनिश्चित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना में भी भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा निहित है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करना कहा गया है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 39 कैपिटल ए समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना अनिवार्य बनाते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89(1)(c) और धारा 89(2)(c) के तहत न्यायिक निपटान केवल विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संदर्भ में हो सकता है। उपरोक्त आलोक में ही 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और लोक अदालतें उपरोक्त अधिनियम से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। प्रभावी न्याय प्रणाली किसी भी देश में नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण व शांति स्थापित करने के लिए एक निश्चित व आवश्यक शर्त है और जब इस न्याय प्रणाली में लोग स्वयं आपसी समझौता, पारस्परिक सौहार्द के साथ विवादों को सुलझाने के लिए आगे आते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य लॉ बिलोंग्स टू ऑल साकार होता प्रतीत होता है। लोक अदालत ऐसी प्रक्रिया में ही एक महत्वपूर्ण चरण है। लोक अदालत लोगों को त्वरित व सुलभ न्याय दिलाने के साथ साथ न्याय प्रक्रिया में लंबित प्रकरणों को कम करके न्यायालयों के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरणों के सुनवाई के लिए समुचित समय देती है। अतः लोक अदालत एक ऐसी आशा की किरण है जो सामान्य जन और न्यायालय दोनों के लिए लाभप्रद है। अगर हम भारत में लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत की अवधारणा स्वाधीनता से पूर्व की है। भारत में विवादों को फॉर्मल सिस्टम से बाहर रखकर पारंपरिक तरीके से सुलझाने की प्रथा पंचायतों, चौपालों व आपसी बातचीत के तरीके से सुलझाने के रूप में प्रसिद्ध रही है। अतः वैधानिक मान्यता से पूर्व ही लोक अदालतें भारत में विद्यमान थी। वर्ष 1949 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी श्री हरिवल्लभ पारिक ने इनको लोकप्रिय बनाया है। न्याय सिद्धांत कहता है कि न्याय प्राप्ति में देरी
न्याय न मिलने के समान है। अतः इसी स्थिति में पार पाने के लिए भारतीय संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 कैपिटल ए अंतर स्थापित किया। इस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैकल्पिक विवाद समाधान एक विवाद को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है, जो कि न्यायालयों में मुकदमेबाजी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकल्प है। आमतौर पर इसमें एक तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करते हुए जो पक्षों को संवाद करने, मतभेदों पर चर्चा करने और विवादों को हल करने के लिए प्रेरित करता है। एडीआर मैकेनिज्म, जिसे संक्षिप्त में बोला जाता है, नागरिक विवादों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को हल करने की एक पेशकश करता है। लोक अदालत से संबंधित अन्य प्रमुख कानूनी बिंदुओं व अन्य महत्वपूर्ण कानूनी विवेचनाओं के लिए मैं उप सचिव महोदय सर से निवेदन करता हूं कि वे हमारे प्रतिभागियों के लिए जानकारी प्रदान करें। सर प्लीज। सभी को नमस्कार। दतिया जिले से हमसे जुड़े ऑनलाइन विधिक सहायता कार्यक्रम न्याय आपके द्वार में जुड़े सभी सम्मानीय जन का मैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो YouTube लाइव न्याय आपके द्वार कार्यक्रम का हमारा विषय है वह है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में जैसा कि विधिक सहायता अधिकारी सर्वेश चतुर्वेदी जी ने बताया कि वो पीपल्स कोर्ट की जो एक बात कही गई है, लोगों की अदालत। लोक अदालत की जब हम बात करते हैं तब हम न्यायालयों की जो प्रक्रिया है उससे हटकर जो हम कम्युनिटी मीडिएशन या लोगों को एक साथ बैठाकर सुलह करवाकर और उनके विवादों को सुलझाने की जो बात करते हैं उससे संबंधित यह लोक अदालत का प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया है। यह अधिनियम वर्ष 1987 में लागू हुआ है और इसकी उद्देशिका है, उसमें अन्य विभिन्न उद्देश्यों के सहित लोक अदालतों के आयोजन की भी बात कही गई है। इसी अधिनियम की धारा 19 में लोक अदालत के आयोजन की बात कही गई है। इस प्रावधान पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। इस प्रावधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति, नालसा, मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका लेवल जो कमेटी है वो लोक अदालत का आयोजन कर सकती हैं जब भी वे चाहें तब अपने हिसाब से। और इन लोक अदालतों में सिटिंग या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्राधिकरण उचित समझे उन्हें रखने की बात कही गई है। किंतु इसी तारतम्य में यह भी अवलोकनीय होगा कि नालसा द्वारा लोक अदालत स्कीम 1997 भी स्थापित की गई है, प्रचलन में लाई गई है, जिसके विनियम क्रमांक 5 में जिला स्तर पर सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायिक अधिकारी, विधिक व्यवसाय का कोई एक सदस्य या विधिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति या किसी सामाजिक कार्यकर्ता को लोक अदालत में शामिल करने की बात कही गई है। तो ये तो हुआ लोक अदालत में लोक अदालत में किन व्यक्तियों का गठन लोक अदालत में होता है। अब हम देखें कि लोक अदालत मामलों का संज्ञान किस प्रकार से ले सकती है। तो इस बारे में धारा 20 अवलोकनीय है, जहां दो परिस्थितियों में लोक अदालत मामलों का संज्ञान ले सकती है। यदि दोनों पक्षकार सहमत हों कि उनका मामला लोक अदालत को रेफर कर दिया जाए तो ऐसा मामला लोक अदालत में रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि कोई एक पक्षकार तैयार है तो मामला लोक अदालत में रखा जा सकेगा। इसके लिए यहाँ यह भी देखना उचित होगा कि लोक अदालत की जो प्रक्रिया है वह न्यायालय में लंबित मामले या न्यायालय में संस्थित होने के पूर्व दोनों ही मामलों पर यह स्कीम पूरी तरीके से लागू होती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपना मामला संस्थित होने के पूर्व यह चाहता है कि वह लोक अदालत में अपना मामला रेफर कराए तो वह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस आशय का एक आवेदन पत्र दे सकता है कि वह अपना मामला लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करवाना चाहता है। जब वह आवेदन सचिव महोदय के समक्ष रखा जाएगा तो वह स्वयं या किसी अन्य
लोक अदालत पीठ को उस मामले को रेफर करेंगे और लोक अदालत पीठ का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी करे। नोटिस जारी करने के बाद यदि वह पक्षकार उपस्थित होता है तो लोक अदालत पीठ का यह दायित्व होगा कि दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह के माध्यम से चर्चा कराकर उन्हें अलग अलग बैठाकर या साथ बैठाकर इस प्रकार उन्हें समझाइश दी जाए कि वे लोक अदालत का कि वे अपने प्रकरण का यथोचित निराकरण या किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। यदि किसी कारणवश मामले का निराकरण नहीं हो पाता है तो वो मामला वापस न्यायालय को रेफर कर दिया जाएगा, या अगर वो प्री लिटिगेशन मामला है तो पक्षकार को बता दिया जाएगा कि यह जो मामला है लोक अदालत में जिन जिन कारणवश वो रिजॉल्व नहीं हो पाया बता दिया जाएगा और वो पक्षकार अब अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ यह भी देखा जाना उचित होगा कि लोक अदालत की प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक विधि का कोई बाधा नहीं है। जिन जिन सिद्धांतों से लोक अदालत पीठ को मामले का निराकरण करना होगा वह न्याय, साम्य, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धांतों से मार्गदर्शन लोक अदालत पीठ प्राप्त कर सकती है। अब यह देखा जाना उचित होगा कि लोक अदालत का जो अधिनिर्णय होगा यानी अवार्ड होगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा। तो यदि दोनों पक्षकार किसी बिंदु पर सहमत होते हैं और अपना प्री लिटिगेशन मामला या पेंडिंग मामला न्यायालय लोक अदालत पीठ से निराकृत करवाना चाहते हैं तो वे इस बारे में सहमत होके और एक अधिनिर्णय प्राप्त कर सकते हैं और उस अधिनिर्णय का जो प्रभाव होगा वो सिविल न्यायालय की डिक्री या अन्य न्यायालय के आदेश के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरी प्रक्रिया में जो न्यायालय शुल्क देय होगा वो उन्हें वापस कर दिया जाएगा और इसकी कोई अपील भी नहीं होगी। लोक अदालत द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णय अपील योग्य नहीं है, यानी किसी भी वरिष्ठ न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अब हम लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लोक अदालत की जो पीठ है वह किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराने के लिए समन निकाल सकती है, उनकी परीक्षा करा सकती है, दस्तावेजों का प्रकटीकरण करा सकती है, शपथ पर साक्ष्य ग्राह्य करा सकती है और किसी भी न्यायालय के अभिलेखों को बुला सकती है और उन्हें अभिरक्षा में रखकर आवश्यकता अनुसार उन्हें वापस लौटा सकती है। तो यह तो हुई बात हमारी लोक अदालत की। यह लोक अदालत जो मैंने अभी चर्चा की यह आमतौर पर अभी वर्तमान में साल में 4 बार आयोजित की जा रही है नेशनल लोक अदालत के नाम से, जो हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समिति के माध्यम से चला रहे हैं और आगामी लोक अदालत दिनांक 11 मई 2024 को आयोजित होनी है। अब हम दूसरी तरह की लोक अदालत की बात करते हैं, वह है स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत। स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत जो है वो हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत स्कीम 1997 के अनुसार की जा रही है। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या जो अब जिला न्यायाधीश है या सिविल जज वरिष्ठ खंड उनकी एक पीठ बनाई जानी है जो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को इन मामलों के निराकरण के लिए जो मामले लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने योग्य है, शमनीय मामले हैं, सिविल डिस्प्यूट है, उन्हें रखा जा सकता है। ये पूरा उसका की स्कीम है। इस स्कीम में भी प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले और पेंडिंग मामले दोनों रखे जा सकते हैं और यहाँ यह आवश्यक है कि यहाँ हम रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स को नहीं ले सकते हैं, यहाँ सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स को ही लेना आवश्यक है। इसके अलावा लीगल प्रोफेशनल यानी अधिवक्तागण और एक किसी सोशल वर्कर या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लोक अदालत की पीठ में शामिल किया जा सकता है। ये प्री लिटिगेशन पर भी उसी तरीके से लागू होती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को इस प्रकार की सतत लोक अदालतों का आयोजन होता है। हम इस बात को प्रचार प्रसार करें कि यदि कोई व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का ऋजु निराकरण कराना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय लोक अदालत का इंतजार करने की, प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक माह में हमारे
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस स्कीम के माध्यम से हमें सुविधा दी है कि हम उसी माह में जब हमारा मामला निराकरण होने वाला है, हम ये इस स्थायी निरंतर लोक अदालत के माध्यम से इसका निराकरण करा सकते हैं। अब तीसरी अंतिम और महत्वपूर्ण लोक अदालत के बारे में चर्चा करते हैं, जो है लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत। इसका भी यह भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके बारे में प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22A ब्रैकेट में बी में दिए गए हैं। तो ये जो लोक अदालत है, ये भी एक स्थायी निरंतर लोक अदालत का ही प्रकार है, लेकिन इसके जो कार्य करने का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः भिन्न है। इसका कार्य, इस लोक अदालत पीठ का कार्य है लोक उपयोगी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, और यदि संबंधित जिले के व्यक्तियों को चिन्हित लोक उपयोगी सेवाओं में सेवा की कमी हो या प्री लिटिगेशन वित्तीय विवाद, तो वो इस लोक अदालत के समक्ष अपने मामले को रख सकते हैं। तो सेवाओं से संबंधित जो विवाद होते हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वित्तीय यदि कोई विवाद है, प्री लिटिगेशन है या नियमित न्यायालय के में प्रस्तुत किए जाने के थोड़ा पूर्व कोई विवाद है, तो ऐसे 1 करोड़ रुपए तक के मामले के लिए यह जन उपयोगी लोक अदालत सुनवाई कर सकती है। तो इस प्रावधान के अनुसार हवा, सड़क, जल के द्वारा यात्रियों अथवा माल के परिवहन सेवा, पोस्टल, टेलीफोन या दूरभाष सेवा या किसी भी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा, यह तो मुख्यतः जो हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है उसमें दिए गए हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी यह शक्ति दी गई है कि वह अधिसूचना द्वारा इन सर्विसेज में कुछ जोड़ सकती है, घटा सकती है। तो हमारे मध्य प्रदेश ने आवासीय और संपदा और बैंकिंग एवं वित्त सेवाओं को भी लोक उपयोगी सेवाओं में जोड़ा है। इस बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये जन उपयोगी लोक अदालत है, इसकी जो पीठ है, इसका गठन करने में पहले 2019 के पहले इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ करते थे वो जिला एवं सत्र न्यायालय में पदस्थ प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, यहाँ वर्तमान समय में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय हुआ करते थे। लेकिन 2019 के बाद मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस लोक अदालत पीठ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया एवं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ या सीएमएचओ को इसका एक सदस्य और दूसरे सदस्य के रूप में ईई जो होते हैं कार्यपालन यंत्री, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री हैं, उन्हें दूसरा सदस्य इसका बनाया गया है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को उस जिले से संबंधित इन चिन्हित सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी महसूस होती है, आपको यदि लग रहा है कि सड़क पर यदि आवारा पशुओं की समस्या है, यदि जल आपूर्ति की समस्या है, किसी व्यक्ति को यदि एयरलाइंस इत्यादि ट्रेन संबंधित समस्या है, या अस्पताल में उन्हें उचित सेवा प्राप्त नहीं हो पा रही है, बीमा, बैंकिंग इत्यादि, तो इस लोक अदालत का बहुत वृहद स्कोप है, जिसके माध्यम से व्यक्ति यहाँ से सेवा प्राप्त कर सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण रूप से यह अवलोकनीय है कि अशमनीय मामले और मोटर दुर्घटना से संबंधित उद्भूत मामले जो होते हैं उन्हें उनके संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार लोकोपयोगी लोक अदालत को प्राप्त नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि इस लोक अदालत में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रिस्क्राइब्ड या विहित फॉर्मेट नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना नाम, अनावेदक का नाम जिसके संबंध में वह सेवा की कमी बताता है, उसका नाम और अपनी जो व्यथा है वह लिख करके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके संबंध में आवेदन जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उसे कोर्ट फीस भी देय नहीं होती है, ना ही कोई स्टाम्प ड्यूटी देय होती है। अब प्रक्रियात्मक बात करें तो
ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर सबसे पहले जो ये लोक अदालत होगी वो संबंधित पक्षकार को या संबंधित विभाग को नोटिस देगी और ये नोटिस प्राप्त होने के पश्चात अब उस पक्षकार के ऊपर है कि उसे उपस्थित होना है या नहीं। यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो लोक अदालत पीठ उस पक्षकार को एक पक्षीय घोषित कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति उपस्थित हो जाता है तो जैसा कि इस अधिनियम के प्रावधान हमें बताते हैं, उस व्यक्ति को और शिकायतकर्ता व्यक्ति को एक साथ बैठाया जाएगा और सुलह का संभव प्रयास किया जाएगा। सुलह के 2-3 प्रयासों के बाद यदि दोनों पक्षकारों में सुलह होने की कोई संभावना नहीं रहती है तो लोक अदालत पीठ मेरिट्स पर यानी गुण दोषों पर अपना निष्कर्ष दे सकती है और ऐसा निष्कर्ष जो है सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रभाव रखेगा और उसे सिविल न्यायालय से डिक्री जिस प्रकार से निष्पादित होती है उस प्रकार से निष्पादित होने के लिए सिविल न्यायालय को भेजा जा सकता है और सिविल न्यायालय आदेश 21 सीपीसी के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले में जो भी यथोचित कार्रवाई है वो करके उस डिक्री का निष्पादन करवा सकती है। यहाँ यह भी अवलोकनीय होगा कि एक बार एक पक्षीय हो जाने के बाद आदेश 9 नियम 13 के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते। एक बार जो कार्यवाही पीठ द्वारा की जा चुकी है तो अब उसे पीठ एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करके फिर से सुनवाई में नहीं ले सकती। तो ये तो हुआ तीनों प्रकार की लोक अदालतों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण। अब मैं पुनः श्री सर्वेश चतुर्वेदी जी को माइक देना चाहूंगा। थैंक यू सर। तो जैसा कि अभी तक जो हमारा कार्यक्रम चला है उसके अनुसार लोक अदालत के बेसिक्स और जितने भी प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया है। अब समय आपके मन में काफी कुछ प्रश्न होंगे, कुछ शंकाएं होंगी, तो आपके मन में जो भी प्रश्न है, शंकाएं हैं लोक अदालत से संबंधित, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे सामने अपने प्रश्न रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर अतिरिक्त सचिव महोदय सर, उप सचिव महोदय सर के द्वारा दिया जाएगा। तो कृपया आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पैरालीगल वॉलंटियर दतिया से सत्येंद्र दसोरिया। मेरा प्रश्न है कि माननीय जो लोक अदालत में मामलों का निराकरण होता है लेकिन पक्षकारों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता है, तो माननीय हम किस प्रकार की विधिक कार्रवाई उसमें कर सकते हैं? सर देखिए, यदि लोक अदालत के संबंधित पक्षकार द्वारा जो अधिनिर्णय पारित हुआ है उसमें उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो जैसा कि मैंने अभी बताया भी कि आप सिविल न्यायालय में उसे प्रस्तुत अधिनिर्णय को निष्पादन हेतु प्रस्तुत करें और आदेश 21 सीपीसी के अनुसार सिविल न्यायालय जो है वो डिक्री का जिस प्रकार से निष्पादन होता है उसी प्रकार से लोक अदालत के अधिनिर्णय को का निष्पादन करवाएंगे। है सर, दतिया के लिए है। दतिया माँ पीताम्बरा की नगरी, पवित्र नगरी है और तालाबों का सर शहर है। यहाँ सर तालाब इंटरकनेक्ट हुआ करते थे पहले। 7 तालाब यहाँ पर है जिनसे पेयजल समस्या का निराकरण होता रहा है। अब वो तालाब अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं, तो वो कैसे पूर्व स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कुछ प्रावधान? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि मैंने बताया भी था अभी कि धारा 22A(b) के अंतर्गत उन सेवाओं को चिन्हित किया गया है जिन सेवाओं को लोक उपयोगी अदालत सुन सकती है। तो उन सेवाओं में से ये जो तृतीय सेवा है, किसी भी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति, तो इस प्रावधान के अंतर्गत ये सेवा कवर होती है। और आप श्रीमान सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिस पीठ के उस पीठ के अध्यक्ष हैं और वो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उसका आयोजन होता है जन उपयोगी लोक अदालत का। तो आप
सादे कागज पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेखित कर सकते हैं कि दतिया जिले में जो तालाब है उनके संबंध में आपको क्या क्या समस्या है, उनका विस्तृत विवरण उल्लेख कर सकते हैं। श्रीमान सचिव महोदय यदि चाहेंगे और पीठ यदि चाहेगी तो ऐसे सभी पक्षकार जिनको आप पक्षकार बनाएंगे और जो भी संबंधित पक्षकार होंगे उन्हें बुलाकर आप पहले सुलह की चर्चा की जाएगी और फिर यदि ऐसा कोई निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो निश्चित ही मेरिट्स पर भी उसका निराकरण किया जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा छोटी सी, कि लोक उपयोगी लोक अदालत के अतिरिक्त भी एक फोरम और है जो कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। वह संस्था भी जो हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ऐसे जो जल स्रोत हैं या ऐसे जो अन्य स्रोत हैं जो प्राकृतिक स्रोत की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, इसका भी लाभ या इसका भी सहारा अपन इस माध्यम से प्रयास किया जा सकता है अपना। प्लीज नेक्स्ट। सर श्वेता अवस्थी एडवोकेट पैनल लॉयर्स। सर मेरा क्वेश्चन है लोक सेवा में तो नई लोक अदालत होती है, इसमें यदि अनावेदन पक्षकार तो मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक के पास आके प्लीज बोलिए आप। लोक उपयोगी सेवाओं के लिए लोक उपयोगी सेवाओं के लिए लोक अदालत में यदि अनावेदन पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो क्या अदालतें अपना निर्णय दे सकती हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम आपका। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा एक नैसर्गिक न्याय का एक सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड। अगले पक्षकार के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार का कोई मामला संस्थित हुआ है तो उसे सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जाना है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम द्वारा भी लोक उपयोगी अदालत द्वारा सुनवाई के लिए नोटिसेस जारी करने की बात कही गई है। लेकिन यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहा है तो लोक उपयोगी पीठ उसे एकपक्षीय घोषित कर निर्णय दे सकती है। बिल्कुल। मैं हरिओम गुप्ता है। हाँ। सर जनोपयोगी लोक अदालत में एविडेंस प्रस्तुत करना आवश्यक है क्या? देखिए, ये लोक अदालत पीठ का अपना डिस्क्रिशन है कि वो किस प्रकार से मामले में आगे बढ़ रही हैं। अगर उनका डिस्क्रिशन है, यदि वे चाहें तो एविडेंस आपका शपथ पर रिकॉर्ड कर सकती है, यदि वे चाहें तो प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों को विचार में रखते हुए ग्रेविटी ऑफ जो है डिस्प्यूट को विचार में रख सकते हो, वो भी अपना निष्कर्ष दे सकती है। लेकिन जो हमारी प्रथा है वो ये है कि एविडेंस लेकर ही निष्कर्ष दिया जाता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रावधान जो अधिनियम में प्रावधान है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रक्रियात्मक विधि से जो है लोक अदालत पीठ जो है लोक उपयोगी अदालत पीठ है वो बाध्य नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के यहाँ कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं, लेकिन यदि चाहें तो वो साम्या के सिद्धांत के आधार पर उस साक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो पालन करना हर प्रक्रिया के लिए आवश्यक है हर व्यवस्था में। तो ये माननीय पीठ का डिस्क्रिशन है कि वे तथ्यों की परिस्थितियों की गंभीरता के आधार पर क्या अपेक्षित करते हैं आपसे, किन तथ्यों पर विश्वास करना उचित पाते हैं। ये था सर कि जैसे वो जो रिलीफ मांगा है उस रिलीफ के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वेदर और नॉट एविडेंस। निश्चित रूप से निश्चित रूप से स्ट्रे डॉग्स शहर में है, बच्चों को काट रहे हैं, ये रिलीफ आप चाहते हैं उनको रुकवाने का, तो नो नीड ऑफ एविडेंस इज देयर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन आप कोई और रिलीफ चाहते हैं, कोई टिपिकल रिलीफ चाहते हैं, तो वहां पे आपको एविडेंस की दरकार हो सकती है। जी बिल्कुल सर, तो समझाया जा सकता है। हेलो सर, समीक्षा दुबे इस साइड पीएलबी दतिया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी अथॉरिटी को बोलते हैं जो ऑथराइज इस वर्क को करने के लिए और लोक अदालत उन्हें बुलाती है पर फिर भी वो नहीं आते हैं, तो हम किस प्रकार से बाउंड है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने यदि अपना मामला एक बार लोक उपयोगी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है
तो अब न्यायालय उन्हें सूचना पत्र जारी कर उन्हें तलब करेगा, उन्हें समन्स प्रेषित कर उन्हें आहूत करेगा। आपको उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मैंने बताया कि लोक अदालत पीठ उन्हें एक पक्षीय घोषित कर एक्स पार्टे डिक्लेयर करते हुए आगे बढ़ सकती है और अपना निर्णय गुण दोषों के आधार पर दे सकती है। थैंक यू सर। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अगर हम कोर्ट की कोई डिक्री है और वो प्रीलिमिनरी डिक्री है तो क्या हम उसे लोक अदालत के माध्यम से दोबारा से चैलेंज कर सकते हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। जो एक बार सिविल कोर्ट ने एक बार जो आपको दे दिया है, डिक्री आपको प्रदान कर दी गई है, तो उसे चैलेंज केवल अपीलीय न्यायालय में किया जा सकता है। अब लोक अदालत पीठ को उसमें जो है सुनवाई करने का और निर्णय देने का और उसे अपास्त घोषित करने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा मैडम। अगर आपके कोई और प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सर, बात दुर्व्यवहार को लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। आपका प्रश्न हमें सही अभी सुनाए। आप कृपया माइक के पास आकर जरा जोर से बोलें तो ताकि प्रश्न सर, मैं हमें ये कहना चाह रहा हूँ कि बाल दुर्व्यवहार के जो मामले हैं उनको लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। अगर मैं आपका प्रश्न बाल दुर्व्यवहार के मामले, देखिए, बाल दुर्व्यवहार से जो संबंधित मामले हैं वो अशमनीय प्रकृति के हैं, और जैसा कि मैंने बताया अशमनीय प्रकृति के जो मामले होते हैं और मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल से संबंधित जो उनके क्षेत्राधिकार के जो मामले होते हैं उन्हें लोक अदालत के द्वारा नहीं उन्हें निराकरण किया जा लोक उपयोगी लोक अदालत, लोक उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से नहीं निराकरण किया जा सकता। यह शायद किसी भी लोक अदालत के माध्यम से नहीं निराकरण किया जा सकता है। बाल दुर्व्यवहार के जो आप मामले कर रहे हैं उनके विषय में बता रहे। जो मामले शमनीय है सर वही केवल आएंगे लोक अदालत के अंतर्गत, उसी प्रव्यू में केवल शमनीय जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वही केवल उस प्रव्यू में कवर होंगे। नमस्ते सर, मैं संतोष उपाध्याय, पैरालीगल वॉलंटियर्स, मां जी। पीताम्बरा की नगरी से। सर, हम सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन श्रीमान। मन में एक जिज्ञासा है सर, लोक अदालत से संबंधित तो कई प्रश्न हो गए हैं। मैं श्रीमान न्यायालय से जानना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे की सुविधा, हम जन सुविधाओं की उसके बारे में देखी जाती है कि लोगों को सुविधा दी गई है। देखिए सर, मुरैना से लेकर झांसी तक हमारा 160 किलोमीटर का रोड का पैमाना होता है सर। मात्र एक ऐसा दूरी सूचक यंत्र लगा हुआ है हमारे दतिया में जो सिर्फ दूरी को मापता है कि अगर कोई गाड़ी फास्ट आ रही है तो उसको रोक करके उसका चालन किया जाता है। श्रीमान, मन में यह इच्छा है कि अगर 50 किलोमीटर के दायरे पर इस तरह का व्हीकल एक्ट कोई हो जाए कि दूरी मापक यंत्र 50 किलोमीटर पर लग जाए और वह एल्कोहल का भी उनका मापदंड बनाए, क्योंकि इतने कलवित परिवार हमारे यहाँ तबाह हो रहे हैं। सुबह जब पेपर पढ़ता हूँ श्रीमान, तो कई नौनिहाल एक्सीडेंट में जिस समय चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि न्यायालय इसमें संज्ञान में लाए कि दूरी सूचक मापक यंत्र तो हाईवे पर एकदम बहुत ज्यादा स्पीड में वाहन आ रहे हैं, अगर उन पर न्यायालय अंकुश लगाए तो श्रीमान बड़ी मेहरबानी हो। तो हमारे कई परिवार जो है, कई नौनिहाल जवान अपने मौत के शिकार हो जाते हैं, कहीं उन पर अंकुश लग पाए। समाज कल्याण के उद्देश्य से आपने बहुत ही संबद्ध प्रश्न पूछा है। मैं अप्रिशिएट करूंगा ऐसे प्रश्न को जो आपने दतिया नगरी के लिए जो मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से है स्थापित है उसके संबंध में ऐसा प्रश्न पूछा। निवेदन ये करना चाहूंगा आपसे कि ऐसे मामले, ऐसे आवेदन अपन लोक उपयोगी लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये प्रयास करें कि ये मामले संबद्ध रहे दतिया क्षेत्राधिकार से। हेलो जी, हाँ जी सर। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं सर।
सर मेरा निवेदन ये बस था, जो प्रश्न पूछा गया है आपने निश्चित रूप से समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महत्वपूर्ण है सर क्षेत्राधिकार का चयन। दतिया लोकोपयोगी लोक अदालत जो है वो दतिया क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कोई किसी मामले का संज्ञान ले सकती है, उस संबंध में कोई आदेश पारित कर सकती है। तो दतिया क्षेत्राधिकार संबंधित कोई बात हो तो आप निश्चित रूप से उसका अपने लोकोपयोगी लोक अदालत में उसका के समक्ष उसका आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं सर। ये बस प्रश्न कह रहा उत्तर दे रहा था आपको सर। निश्चित ही सभी प्रतिभागियों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है ये काफी प्रशंसनीय है और मैं आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, निश्चित ही उनका उत्तर दिया जाएगा। अब अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं सम्माननीय अतिरिक्त सचिव महोदय श्री सुधांशु सक्सेना सर को निवेदन करूंगा कि वे हमारे प्रतिभागियों के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स करें। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। मां पीताम्बरा की नगरी में उपस्थित आप सभी सम्मानीय अभिभाषकगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स, मेरे प्रिय श्री सचिव महोदय, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मां पीताम्बरा का आशीर्वाद मुझे सेवड़ा में रहते हुए मिला है कार्यकाल में, इसलिए दतिया बार से मेरा अलग ही एक विशेष संबंध है। निवेदन ये करना चाहूंगा कि लोकोपयोगी लोक अदालत और नेशनल लोक अदालत में जो आपकी सहभागिता और आपका जो उत्साह है वो आवेदनों के माध्यम से दर्शन भी होना चाहिए, जिससे हम लोकोपयोगी लोक अदालत के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। और ऐसे सभी क्षेत्र जो कि हम नेशनल लोक अदालत में इंडिविजुअल के माध्यम से नहीं पा सकते, जिनका अपने उनका क्रियान्वयन नहीं करा सकते, लोकोपयोगी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है, उनका उपयोग अपन जरूर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद। मेरा आप सबसे निवेदन ये रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इससे पूर्व भी अन्य जिलों के साथ विभिन्न मुद्दों पर हमने YouTube के वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको भी देखें जो कि विधिक सहायता से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों पर बनी हुई है और अधिक से अधिक संख्या में YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।